हेलो फ्रेंड्स। चौथे सेशन में हम लोग आगे की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब सीखने की प्रैक्टिस, जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज के सेशंस आपको अपनी लैंग्वेज को डिज़ाइन करने में, उसको खूबसूरत बनाने में, ब्यूटीफाई करने में हेल्प मिलेगी। जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी भाषा सीखते हैं, और अगर आप उस भाषा को केवल साइंटिफिक तरीके से, केवल एक सिंगुलर टेम्परामेंट की, इसकी ग्रामर बिल्कुल सही हो, इसमें मैं कोई गलती ना करूं, मैं प्रॉपरली बात करूं, अगर आप ये सब कुछ सोचते हुए उस भाषा को सीखोगे तो आप उसकी ब्यूटी, उसकी क्रिएटिविटी, उसके डिज़ाइन, उसके इल्यूमिनेशन को कभी सीख नहीं पाओगे। और इसलिए कभी भी इस बात की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम जो अ, सीख रहे हैं उसमें गलती कितनी है या उसमें गलती होने की गुंजाइश कितनी है, और इसका फियर अपने दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए। पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है। तो जो मैंने बताया था कि इंग्लिश जो है ये दुनिया की सबसे आसान भाषा है, ईजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और इसलिए ये दुनिया में बोली जाती है। बेसिक रीज़न दुनिया में इंग्लिश सबसे ज़्यादा इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये दुनिया की सबसे आसान भाषा है। सबसे कठिन भाषा है चाइनीज़, हालांकि वो भी सेकंड लार्जेस्ट, वो इसलिए क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। और बहुत मैंडेरिन जो लैंग्वेज है उसमें थाउजेंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, और वो अल्फ़ाबेट्स लगातार इन्वेंट हो रहे हैं, लगातार और क्रिएट हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंडेरिन सीखने की के लिए जो ताना बाना चाहिए वो बहुत लंबा है, बहुत कठिन है। पर ये नहीं कि उसको नहीं सीखा जा सकता। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लर्निंग इवन मैंडेरिन एंड जापानीज। सो एंड इट्स नॉट अबाउट टफनेस ऑफ द लैंग्वेज, ऑल आई एम सेइंग कि हर एक लैंग्वेज का एक टेम्पो होता है, एक स्टाइल होता है, एक मॉडरेशन होता है। जब आप उसको पकड़ने लगते हो, जब आप उसके साथ अपने आप को इम्बाइब करने लगते हो, सेट करने लगते हो, तब आपको उस भाषा के साथ एक्सपेरिमेंट करना, उस भाषा को में अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना आने लगता है। तो आज का जो सेशन है वो इट इज़ मोर अबाउट हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने इसके पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले उन सेशन से होते हुए इधर आइए। देन आई होप दैट यू आर गोइंग टू enjoy this sequence of the fourth lecture or 21st lecture that we have planned. Um, in the comment section, I will also help you understand what are the next 21 sessions which are due coming. So जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश इज़ वर्ल्ड्स ईजीएस्ट लैंग्वेज, और इसलिए ये सीखना आसान है और इसलिए ये आपको सीखना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हम इंडियंस ज़्यादातर सोचते हैं कि ये बहुत कठिन लैंग्वेज है, ये बड़ी इम्प्रेशन मारने वाली लैंग्वेज है, और ये सिर्फ बड़े लोगों को आती है, अमीर लोगों को आती है, हम इस तरह के नोशंस इसके साथ में जोड़ के रखे हैं। उसका कारण है क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, और अंग्रेज़ों ने एक तरह से हमको महसूस कराया कि हम गुलाम हैं। और हम इसलिए गुलाम हैं कि हम उनकी तरह पैंट शर्ट नहीं पहनते, हम उनकी तरह टाई नहीं लगाते, हम उनकी तरह भाषा से बात नहीं करते। तो वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमने महसूस कर लिया कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो हैं वो मालिक हैं, और जो नहीं बोल पाते वो गुलाम लोग हैं। और इस नोशन के साथ हम इस लैंग्वेज से एंगेज होते हैं, और इसलिए हमको ये बहुत ज़्यादा कठिन लगती है। नेचुरली जिस चीज़ से आप डरोगे वो आपको कठिन लगती ही है। लेकिन जैसे आप ये समझ जाओ कि ये कठिन नहीं है, तो वही तभी यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। इन द मोमेंट यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, यू स्टार्ट लर्निंग इट। दूसरी चीज़ हम ये जाने कि मतलब स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट, मतलब एक रीज़न है बता रहा हूँ कि ईजिएस्ट क्यों है। तो एक एग्जांपल आपके सामने है कि 26 तो कुल अल्फ़ाबेट्स हैं, उसी में वोवल्स हैं, उसी में कॉन्सोनेंट्स हैं। ए ई आई ओ यू, बस इतने ही वोवल्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर हम हिंदी की बात कर लें तो 38 अल्फ़ाबेट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं 12 वोवल्स हैं। और उसमें भी ई आ अड़ा और अहा, ये जो शब्द हैं, अगर हम इसके यूसेज पे जाएं तो मेरे ख्याल से संस्कृत के बाद तो इसका यूसेज बहुत कम हो गया। और आजकल के बच्चे जो अपने आप को कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि उन्हें हिंदी आती है, उनसे अगर कुछ शब्दों के मायने पूछ लिए जाएँ, कुछ लाइन पूछ लिया जाए, तो शायद ही वो बता पाएंगे कि उसका मायने क्या है। जैसे किंग कर्तव्य विमोढ़, ये शब्द ये हिंदी का शब्द है। अगर मैं किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को नॉक करूँ रास्ते में और बोलूँ कि भैया इसका मतलब बता दो, तो शायद ही कोई इसके मतलब बता पाएगा। तो सो द टफनेस ऑफ द लैंग्वेज इज़ नॉट द रीज़न। क्योंकि इंग्लिश को हम सिर्फ इसलिए डिस्कार्ड कर दें कि बहुत कठिन है, ये सबसे स्टूपिड बात है। या
इसलिए डिस्कार्ड कर दें कि ये एलीट लोगों की लैंग्वेज है, बड़े लोगों की लैंग्वेज है, तो फिर ये गलत बात है। तो ये नोशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जो मैं हर बार हर सेशन की शुरुआत में बोलता हूँ। और ये इसको सीखना इसलिए ज़रूरी है कि 90% दुनिया का जो लिटरेचर है वो इसी लैंग्वेज में है। और हम कभी भी कितना भी ट्रांसलेशन कर लें किसी और लैंग्वेज में, इनफैक्ट अगर हम मराठी का हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें या बंगाली का हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें, तो भी हम पूरा का पूरा बंगाली लिटरेचर या पूरा का पूरा हिंदी लिटरेचर या मराठी लिटरेचर को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो इंग्लिश तो 90% है, मतलब उसका नोशन। तो आप सिंपली 90% ज्ञान से ही आप महरूम हो जाते हैं अगर आप इस लैंग्वेज को नहीं सीखते। तो इसलिए भी ये लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, हमको हिंदी आनी चाहिए, हमको अपनी रीजनल भाषा आनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। अगर हम अपनी भाषा नहीं जानेंगे तो हम अपने कल्चर से, अपने लोगों से, अपने समाज से कट जाएंगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। और अगर उस लैंग्वेज से हम नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता और विदेशी होने की नोशन को जोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट, आप कोशिश कीजिए कि ये 90% लिटरेचर हमारी भाषा में उपलब्ध हो। बिल्कुल लोग कर भी रहे हैं, ये अच्छी बात है। बट दैट डजेंट मीन्स दैट वी शुड नॉट नो अ लैंग्वेज। राइट, नो द लैंग्वेज एंड रिफ्यूज़ द लैंग्वेज। इंग्लिश नाम की एक मूवी आई थी, उसमें श्रीदेवी जब वो यूएस जा रही होती है, वो कितनी डरी हुई होती है कि उनसे कोई इंग्लिश में बात कर लेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो हर चीज़ में अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को असहाय महसूस करी थी। लेकिन जब वो इंग्लैंड यूएस से वापस आ रही होती हैं इंडिया, तो वो एयर होस्टेस से पूछती हैं कि न्यूज़पेपर दीजिए। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ला करके देती है, और फिर वो बोलती है क्या हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं है क्या आपके पास। तो ये जो कॉन्फिडेंस हिंदी को लेकर के आया, वो इसलिए आया क्योंकि आप इंग्लिश जान गए। राइट, जब आप एक ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और वहां से जब आप वापस उतर करके नीचे आते हैं, तब लोगों को कहते हैं कि यार ऊंचाई में कुछ नहीं रखा, जो कुछ है ज़मीन में ही है। लेकिन अगर आप ऊंचाई पर गए ही नहीं, आपने चोटी पर चढ़े ही नहीं, तो आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि यार जो चोटी पे चढ़ते हैं वो लोग ज़बरदस्त होते हैं। सो इसलिए जाइए वहाँ तक, राइट, चढ़िए वहाँ तक, चढ़ के वापस आ जाइए। नो योर लैंग्वेज कॉन्फिडेंटली। राइट, सो अब चूंकि इंग्लिश के साथ में हमने एक सोशल टैबू जोड़ रखा है कि एलीट की लैंग्वेज है, तो नेचुरली जब आपको इंग्लिश आने लगती है तो इससे कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आता है तो ये आपकी करियर में हेल्प करता है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस आप सभी लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। आप गांव में हैं, आप शहर में हैं, आपके पास में संसाधन नहीं है, आप फीस नहीं पे कर सकते, पर आप यूट्यूब चला सकते हैं, और इसलिए मैंने यूट्यूब में ये सेशंस आप सबके लिए फ्री किया है। और जब मैं गांव-गांव, छोटी-छोटी जगह में जा पाया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि लोगों को सच में इस भाषा को लेकर के अ, अपने साथ अपनी एजुकेशन पर कॉन्फिडेंस नहीं आता या अपनी पर्सनैलिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए मैंने तय किया कि ये सेशंस आप सब लोगों के लिए मैं फ्री में एक्सेस कराऊँगा, क्योंकि मैं भी गाँव से हूँ, और मैंने भी ये महसूस किया है जब मैं आप लोगों की उम्र का था। सो लेट्स गो टू द फोर्थ सेशन ऑफ द 21st सेशन दैट वी हैव प्लान्ड। जो आज हम सीखेंगे, मैंने कहा ना कि आज हम अपनी लैंग्वेज को डिज़ाइन करना सीखेंगे, क्रिएटिव बनाना, उसको उसको सुंदर बनाना सीखेंगे। तो जब हम एक्सप्रेशन की सुंदरता की बात करते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है टाइम सेंस को जानना। जैसे अभी तक मैंने आपको सिखाया कि छोटे से छोटा सेंटेंस में हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं खुद को। जैसे मैंने बोला आई डू, राइट, यू गो, राइट, शी गोज। हमने ये सीख लिया, एक 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 सब्जेक्ट है, उसके साथ में एक वर्ब लगा दिया, और वो कंप्लीट इंग्लिश बन गई। हमको बहुत बड़ा बड़ा लैंग्वेज बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने ऐसा क्यों किया कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि लैंग्वेज इज़ नॉट language is not the uh, problem, right? Not knowing the language is not the problem. Thinking that the language is tough is the problem. तो हमने उसको आसान कर दिया। सो आई गो, ही गो, शी गो, ये हमने किया। और मैंने ये भी कहा कि आप लोग गलती कीजिए। मैंने आप लोगों को जानबूझ के कहा कि मेक मिस्टेक्स। जब आप गलती करने की आ, जब आप जानबूझ के गलती करते हैं, तो आपको उस गलती से एसोसिएटेड फियर या उस गलती से एसोसिएटेड शेम, राइट, उसमें जो शर्म होती है उस गलती गलती करने की, या उसमें जो डर होता है गलती करने की, वो फियर और शेम चला जाता है। और पूरा मसला किसी भाषा सीखने का यही है कि आप कितनी जल्दी से जल्दी अपना फियर और अपना शेम सीखने की प्रोसेस से हटा दें।
राइट? जैसे जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको फियर होता है कि मैं हैंडल ब्रेक नहीं लगा पाया तो हैंडल घूम गई, तो ढलान आ गई, तो ऊंचाई आ गई, तो है ना, हम इतनी सारी चीज़ों का डर। लेकिन जैसे जैसे वो डर खत्म होने लगता है आपकी साइकिल बैलेंस होने लगती है। जब आप साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं, आपके घुटने में चोट लगती है और आसपास खड़े 4-5 लोग आपके ऊपर हंसने लगते हैं, तो आपको शर्म आती है और आप फिर लोगों के सामने साइकिल साइकिल ले जाने से डरते हैं। तो ये जो, लेकिन चूंकि वह साइकिल सीखने का मोटिवेशन या बाइक सीखने का या कार सीखने का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने उस फियर और अपने उस शेम को दबा ले जाते हैं, राइट? लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं होता। इंग्लिश के साथ ऐसा होता है कि आप ज़रा सी गलती करते हैं तो लोग आपका इतना मजाक उड़ा देते हैं, और चूंकि इसके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है सीखने के, तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत कठिन है। तो आप अपने फियर और शेम को अपनी सीखने की मोटिवेशन से ऊपर रखते हैं, इसलिए आप इसको सीख नहीं पाते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को हटाइए। जब आप सीख रहे हैं तो जिस तरह से मंदिर जाते वक्त हम चप्पल बाहर उतार देते हैं, उसी तरह से सीखते वक्त अपनी फियर और अपने शेम को बाहर रख दिया, कुछ नहीं हुआ, राइट? किसी की भी दुनिया में किसी भी इंसान की गलत इंग्लिश बोलने की वजह से मौत नहीं हुई है, प्रोवाइडेड वो आर्मी कमांडर नहीं हो, राइट? सो अगर उसने शूट आई विल शूट यू की जगह यू शूट में बोल देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। दैट्स वेरी नेचुरल। लेट कम बैक टू द थॉट, राइट? सो इल्यूमिनेशन ऑफ लैंग्वेज में एक जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है, बड़ा एक्सप्रेशन होता है, वो होता है टाइम का, टाइम के सेंसेस, राइट? तो किसी भी भाषा में हम कैसे बताते हैं कि कोई समय बीत गया है, कोई समय आने वाला है, और कोई समय जो है वो इस वक्त बीत रहा है, चल रहा है, राइट? एक्चुअली इन द डायमेंशन ऑफ टाइम, राइट, टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे एक कमरे का एक कोऑर्डिनेट होता है ना, एक कमरे की एक ऊंचाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक लंबाई होती है, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। इसी तरह से टाइम के भी 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक जो बीत गया है, पास्ट, एक जो आने वाला है, फ्यूचर, और एक जो अभी चल रहा है वो है प्रेजेंट, राइट? सो देर आर 3 कोऑर्डिनेट्स। पर इसका ये मतलब नहीं कि इन कोऑर्डिनेट्स, जैसे हमने बोला नहीं कि एक कमरे का, एक क्यूब का 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, राइट? उस कमरे के अंदर हम कहाँ पे हैं, हम कैसे बताएंगे? तो हम इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई के बीच में, राइट, एक पोजीशन बताएंगे, उसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो इसी तरह से टाइम के भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट? कुछ एक समय होगा जो जब आप अतीत की बात करेंगे तो अतीत में वो चल रहा होगा। जैसे कल जब मैं मूवी देख रहा था, कल जब मैं फिल्म देख रहा था, उस वक्त मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया, राइट? तो अभी आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, तो मतलब उस वक्त जिस समय की आप अतीत की बात कर रहे हैं, अतीत में भी वो घटना हो रही है। उसका कोऑर्डिनेट एकदम से अतीत नहीं है, वो अतीत में कंटिन्यूस है, राइट? अतीत में भी वो घटना हो रही है। इसी तरह से कल जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा, तो मैं उसको प्रपोज करूंगा, राइट? और जब मैं उसको प्रपोज कर रहा हूँ तो वो मुस्कुराएगी, राइट? उसके आंखों में आंसू होंगे। तो ये जो लैंग्वेज आपने कही, ये फ्यूचर की बात है, आप इमेजिन कर रहे हैं, राइट? और आपकी इमेजिनेशन में वो घटना हो रही है, वो घटना बीत रही है, राइट? जब तक मैं वहाँ पहुँचा वो इंसान जा चुका था। मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं, राइट? सॉरी, हम अतीत की बात कर रहे हैं, और अतीत में भी एक और अतीत है, राइट? वो अतीत में भी वो घटना हो चुकी है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो आदमी जा चुका था, राइट? या जब जिस वक्त मैं ये लेक्चर ले रहा हूँगा, उस वक्त लोग फिल्म देख रहे होंगे, राइट? सो दोनों ही स्थिति में मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट में भी मैं इनडेफिनेट हूँ, राइट? मैं श्योर नहीं हूँ, और वो घटना जो है वो कंटिन्यूस है। तो इसी तरह से टाइम के भी मल्टीपल सेशंस होते हैं, टाइम के भी मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स को हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब से, अटैच्ड वर्ड से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ कि मैं कल वहाँ जा रहा था, राइट? तो ये जो था शब्द है, ये मेरे को बता रहा है कि मैं कल की बात कर रहा हूँ, बीते हुए समय की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से दुनिया की हर भाषा में टाइम को डिनोट करने के सेंसेस होते हैं, ठीक है? सो 3 सेंसेस हैं। पास्ट की जब हम बात करते हैं तो पास्ट में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हैड, HAD। देखो हैड का मतलब क्या है, हैव, हैड, हैड, तीन। हर एक वर्ब जो होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज में क्या किया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज की खूबसूरती क्या है, हमने वर्ब को ही टाइम में डिनोट कर दिया है, ठीक है? और टाइम के एक्सप्रेशन को बुलाने के लिए उसको डोनेट कर दिया है।
जैसे हैव जब हम बोलते हैं तो हम मोस्टली वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके सेकेंड या मोस्टली थर्ड फॉर्म की तरफ चले जाते हैं, या फर्स्ट फॉर्म में भी जाते हैं तो हम कंटिन्यूटी पर उस यूज़ करते हैं। तो कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस है, कोई भी चीज़ हो करके ख़त्म हो गई है, या कोई भी चीज़ होने वाली है, इन चीज़ों को समझाने के लिए हम उस वर्ब में ही चेंजेस करते हैं, और उस वर्ब के ही फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। तो इन इन वर्ब्स को चेंज करने का एक रीज़न ये है सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में, कि ताकि हम उस वर्क की कंटिन्यूटी या उस वर्क की यूटिलिटी को हम टाइम के सेंस में बता पाएँ कि वो हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, इन सेंसेस में बता पाएँ, इसलिए हम वर्ब्स को चेंज करते हैं। कई बार हमारे लिए वो वर्ब्स में वर्ब्स सफिशिएंट नहीं होते, राइट? जैसे हम रहा है, करूँगा, होगा, होता है, राइट? होता था, तो ये है, था, होगा, ये जो शब्द है ये हम एडिशनली हिंदी में यूज़ करते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी हम कुछ एडिशनल वर्ड्स यूज़ करते हैं। जो एडिशनल वर्ड्स हैं वो हैं एम, डू, हैव, हैड, राइट? सो ये कुछ वर्ड्स हैं जिससे हम टाइम को डोनेट करते हैं। अब इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपके दिमाग में एक नोशन डाला है कि हम किसी भी भाषा का जो पहला इल्यूमिनेशन है, पहली खूबसूरती है, उसकी सजावट का जो पहला टर्म है, उसमें हम टाइम के सेंसेस को दर्शा पाएँ। अभी तक जो हमने किसी लैंग्वेज में सीखा है, हमने सिर्फ एक्सप्रेशन सीखा है। एक्सप्रेशन विथ टाइम हम आज सीख रहे हैं। तो अभी आपके दिमाग में सिर्फ इस बात को रखना है कि हम पास्ट की बात कब करेंगे, पास्ट में हो रही घटना की बात कैसे एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंट की बात कब करेंगे, प्रेजेंट में हो रही घटना को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंट में हो चुकी घटना को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट? क्या हो रहा होगा और क्या हो चुका होगा, ये तीन चीज़ों को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट? इन सब चीज़ों को हम केवल अपने ब्रेन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे कोई भी भाषा सीखते और बोलते हो। इसकी प्रैक्टिस अभी आज नहीं करनी है। देखिए, अगर मैंने इसको टेक्निकली आपको टेबल्स में कि ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो आप इसके मैथमेटिकल फार्मूला, जैसे मैथ्स का फार्मूला होता है ना, आप इसको इस तरह से रट लोगे लेकिन आप इसको यूज़ नहीं करोगे। सो मैं आपके दिमाग को ज़बरदस्ती नॉलेज से ठूसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप जब हिंदी सीख रहे थे तो आपने इस तरह की नॉलेज, आपको आज भी हिंदी की व्याकरण नहीं आती पर आप हिंदी बोल लेते हो, तो हमें व्याकरण नहीं सीखना है, हमें सिर्फ इमेजिन करना है कि शब्दों का, भाषाओं का एक्सप्रेशन किस तरह से होता है। जब हम इस एक्सप्रेशन को सीख लेंगे तो ये व्याकरण, ये नॉलेज, ये सेंटेंसेस अपने आप आ जाएंगे। सो फॉरगेट अबाउट all those tenses, all those grammar, all those technical terms of the language. Just imagine कि जिस तरह से एक कमरा होता है, राइट? एक कमरा होता है, इसी तरह से एक टाइम होता है, राइट? जैसे कमरे की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, इसी तरह से हमारा ये भी होता है, राइट? हमारा टाइम भी होता है, राइट? इस तरह से लुक एट द टाइम, राइट? सो इसी तरह से प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है और पास्ट होता है। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट of the time in the coordinate, right, in the dimensions, and then you will realize कि हमें किस तरह से बात करनी है, बीती घटना की, होने वाली घटना की, हो रही घटना की, अभी होने वाली घटना की, इन सब चीज़ों को हम कैसे बात करेंगे और कब होता है। अब आप उस इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ शब्द होते हैं जिनसे हम सीधे सीधे टाइम को डोनेट कर लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई टाइम क्या हुआ, आप बोलते हैं भाई 10 AM या 10 PM। तो ये AM और PM क्या है, राइट? सो AM और PM का सीधा सा रिलेशन है सूरज की पोजीशन से, राइट? कि सूरज का की जो पोजीशन है वो मेरिडियन लाइन से उधर चली गई तो पोस्ट मेरिडियन PM हो गया, राइट? पीछे रह गई तो एंटी मेरिडियन। ये लैटिन शब्द है, ये इंग्लिश शब्द नहीं है। जैसे हिंदी संस्कृत से बनी है वैसे ही इंग्लिश लैटिन से बनी है, तो ये लैटिन के शब्द हैं, एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। तो AM और PM, तो हम तुरंत समझ जाते हैं भाई 10 AM का मतलब है सुबह के 10 बजे, 10 PM का मतलब है शाम के 10 बजे। हालांकि आजकल लोग इस तरह से लैंग्वेजेस की बात नहीं करते,
आजकल लोग 24 घंटे की क्लॉक में बात करते हैं, राइट? जैसे 17 बजे मतलब 5 बजे है, और 5 बजे मतलब सुबह के 5 बजे, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं 500 आवर्स। 500 आवर्स का मतलब सुबह 5 बजे। 1700 आवर्स, 1700 आवर्स का मतलब है शाम को 5 बजे। 100 आखिरी के जो जीरो जीरो है वो मिनट को डिनोट करते हैं, पर वो बोलने का एक स्टाइल है। खासकर आर्मी या डिफेंस या ऐसी क्रूशियल चीज़ों पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम एएम और पीएम का कन्फ्यूज़न ही हटा देते हैं। हम सीधे बोलते हैं कि आज हमारी आर्मी 400 आवर्स पे कूच करेगी, मतलब सुबह 4 बजे कूच करेगी, या 1600 आवर्स पे कूच करेगी, मतलब शाम को 4 बजे कूच करेगी। तो वो कन्फ्यूज़न ही हट जाता है कि वो एएम बोला है कि पीएम बोला है, राइट? सो पर आपको ये चीज़ एएम और पीएम के बारे में जानना चाहिए। तो ये एक टाइम सेंसिंग, राइट, टाइम डिनोट करने के शब्द हैं। इसी तरह से बेड टाइम जनरली किसी का 9 बजे होता है, किसी का रात को 3 बजे होता है, पर जनरली बेड टाइम से आप समझ जाते हो कि सोने का समय है। बिलेटेड, आपने सभी लोगों ने बोला होगा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मतलब आपका जो घटना है वो हो चुकी है, अब आप उस घटना के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेंचुरी मतलब सदियाँ, राइट? सो डिकेड या डेसिनिया मतलब 10 ईयर्स। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जो शब्दों को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप रोक करके इसको अच्छे से सारे शब्दों को समझ सकते हैं। तो ये वो शब्द हैं जिससे टाइम डोनेट होता है, राइट? टाइम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हमको सेंटेंस में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यू सिंपली यूज़ द वर्ड एंड डिस्क्राइब द टाइम, राइट दोस्तों? अब हम जानते हैं अ, कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें, ये दूसरा एलिमिनेशन है, राइट? किसी भी भाषा की खूबसूरती का ये दूसरा पहलू। पहला पहलू हमने टाइम देखा, दूसरा पहलू स्पीकिंग का, किसी भी लर्निंग लैंग्वेज का जो दूसरा पहलू है वो है कम शब्दों में बात करना। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, राइट? जैसे मेरे मेरे दोस्त को बोलना है कि यार फिल्म देखने चलोगे क्या, मूवी देखने चलोगे क्या? तो दोस्त है, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि हे राकेश पिक्चर देखने चलोगे क्या, राइट? इतनी लंबे सेंटेंस कोई नहीं बोलता है। हम क्या बोलते हैं, ले उठ चलते हैं, है ना, फिल्म देख के आते हैं। तो हाउ हैज़ दिस changed, how you have not used any tense, you have not used proper grammar, पर लोगों को बात समझ में आ गई, राइट? जैसे हम बोलते हैं ले उठ निकल, राइट? अब ले उठ निकल, तो निकल ना ही तो निकल का मतलब जाना होता है, ले उठ का मतलब भी चलना नहीं होता। लेकिन हमने एक सेंटेंस बोला ले उठ निकल, तो लेकिन इससे पूरी बात समझ में आ गई कि हमें उठ के यहाँ से जाना है। सो द कॉन्सेप्ट इज कि लैंग्वेज हमेशा व्याकरण की भूखी नहीं होती, राइट? उसमें अपना एक स्टाइल होता है, उसमें एक लोकल स्लैंग होती है, एक स्टाइल होता है, ट्रेंड होते हैं, राइट? जैसे इंग्लिश में मैं बोलूँ डोंट बी द चिक, राइट? आप मुर्गे नहीं हो गए, राइट? लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि यार ऐसे डरपोक की तरह बिहेव मत करो, ये इसका मायने हुआ। इसी तरह से लैंग्वेजेस में हर लैंग्वेज की अपनी स्टाइल होती है, राइट? जैसे आपने सुना होगा LOL, राइट? तो इसी तरह से राइट, लाफिंग आउट, ROFL, राइट? रोलिंग आउट लाफिंग, राइट? ज़मीन में बैठ करके लोट लोट के हंस रहे हैं। तो ये वो लैंग्वेज है, ये वो स्लैंग है जो कम से कम शब्दों में आपकी बात को कम्युनिकेट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, राइट? जैसे हम जल्दी से बोल देते हैं व्हाट्सएप, राइट? सो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, right? I feel you, right? I feel you is not a grammatically correct sentence, but बात समझ में आ गई क्या, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो। I get it, right? मुझे मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला हैप्पी न्यू ईयर, तो आप बोल सकते हो सेम ईयर, मतलब मैं पलट के हैप्पी न्यू ईयर बोलने की जरूरत नहीं। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, राइट? बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको और सेंटेंसेस भेज दूंगा इस तरह के। एंड दीज आर द सेंटेंसेस विच मेक्स योर लैंग्वेज मच 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 ईजियर, राइट? और इनकी आदत डालो आप इन लैंग्वेजेस में। जब भी कोई भाषा सीखो तो उसकी स्लैंग सीखो, उसके ईजी वर्ड सीखो, जो राइट कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की जो ट्रिक्स होती हैं, स्टाइल्स होती हैं, वो हमको सीखनी है। एक और एलिमिनेशन होता है, राइट? सेंटेंसेस को हार्ड करना, राइट? जैसे अगर आप लॉयर्स की लैंग्वेज देखोगे, अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, अगर आप सरकारी दस्तावेज पढ़ोगे, तो सरकारी दस्तावेज कोशिश करते हैं कि कहीं हमारी भाषा की कोई गलत मतलब न निकल जाए, इससे कोई गलत मायने न निकल जाए। जैसे आपने सुना होगा कि पंडित नेहरू एक बार एक केस लड़ रहे थे, और उस केस में जो उनका जो मुवक्किल था, उनका जो क्लाइंट था, उसको फांसी की सजा होने वाली थी। तो अंग्रेज़ों ने सेंटेंस लिखा कि हैंग टू नेक,
राइट, कि गर्दन के बल लटका दिए। और उसके बावजूद भी वो क्या कहते हैं कि मैं आपको बचा लूँगा, आप चिंता मत करो। तो सब लोग कहते हैं कैसे बचा लोगे? तो जब उनको फांसी होने वाली थी, जैसे उसको गले से लटकाया गया, पंडित जी जाकर के उसको पकड़ लिए और बोले बस सज़ा पूरी हो गई, गले से लटकाना था लटका दिया, छोड़ दो अब इसको। तो बोले कि हाँ ये बात तो सही है भाई, गले से लटकाने की बात हुई थी, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ा गया और उसके बाद उसमें जोड़ा गया कि हैंग टू नेक टिल डेथ, राइट, तब तक लटकाए रखो जब तक कि वो मर ना जाए। तो सेंटेंसेस को कंफ्यूजन से फ्री करने के लिए हम उस सेंटेंस को, हम उसमें कहने वाली बात को हम पूरी तरह से लिखते हैं। कोई भी बिल, कोई भी अध्यादेश, कोई भी आर्टिकल अगर आप संविधान का या सरकारी दस्तावेज का आप पढ़ोगे तो उसमें वो पूरी की पूरी भाषा लिखी जाती है। तो जहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम कम शब्दों का भी उपयोग करना सीखें बोलचाल में, वहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि हम कठिन भाषाओं का, कठिन वाक्यों का भी को भी जानने और समझने की कोशिश करें। राइट, जैसे ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में आप देखिए कि ग्रामर को ध्यान नहीं दिया गया है, एक्सप्रेशन को ध्यान दिया गया है। और मेरी सेशंस का, मेरी इन क्लासेस का पूरा लब्बुल हुआ भी यही है दोस्त, कि आप ग्रामर के पीछे मत भागिए, आप एक्सप्रेशंस की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर का जो भाव है, आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, वो प्रॉपरली एक्सप्रेस हो जाए। धीरे 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 वो लैंग्वेज अपने आप आपकी खूबसूरत होती जाएगी। कोई भी भाषा, सिर्फ इंग्लिश नहीं, कोई भी भाषा आप सीखें तो आप उसमें अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की खूबसूरती को सीखिए, उसकी टेक्निकल व्याकरण और ग्रामर को सीखने की कोशिश मत कीजिए। इस सेंटेंस को पढ़िए। द टेराकोटा warriors of Xian dynasty in China are one of the most significant archaeological excavations of the 20th century. It is believed that Queen Shing Huangdi, considered the first emperor of China, ordered the creation of around 7,000 life-size clay soldiers in 201 BC to guard his tomb for eternity. The emperor is believed to have unified China during his reign, and hence this army is also considered to be a commemoration of his victories. अब एक ऑर्डिनरी इंग्लिश सीखने वाले व्यक्ति को सिग्निफिकेंट, आर्कियोलॉजिकल, एग्जावेशंस, एम्परर, कमोमरेशन, राइट, यूनिफाइड, विक्ट्रीज, क्ले सोल्जर्स, राइट, ये सब टॉम्ब, इटर्निटी, ये शब्द कितने कठिन लगेंगे, पर ये कोई कठिन शब्द नहीं है। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो इसी तरह लिखा जाता है, हिंदी में भी इसी तरह से लिखा जाता है, राइट। और आप मायने निकालिए, सो सीधे डिक्शनरी की मीनिंग पे मत जाइए, डिक्शनरी पे मत भागिए, मायने निकालने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि जैसे टेराकोटा एक स्कल्पचर्स हैं, राइट, जैसे इंडिया में हमारे पास में खजुराहो है, ताजमहल है, राइट, इसी तरह से चाइना में भी है। तो चाइना में एक टेराकोटा वॉरियर्स का एक एक पूरी वो आर्मी का एक वो बना हुआ है, राइट, मूर्तियाँ बनी हुई हैं लाइफ साइज, इंसानी साइज़ की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई। और वो कब बनाई गई थी? वो लगभग भारत में जब सम्राट अशोक का जो शासन काल था, या मतलब मौर्य साम्राज्य था, उसके आसपास चाइना में बनाई गई है। और ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये उसके बारे में बात करती है कि 7,000 ऐसे सोल्जर्स बनाए गए और वो पहले राजा थे, किंग जो थे, और उन्होंने चाइना को एक किया था, और इसलिए चाइना उसको, मतलब वो उस आर्मी को जो है कमेमोरेशन के लिए, कि उन जीत का, उन विक्ट्रीज का कमेमोरेशन के लिए बनाया गया। लब्बो लो आप समझ रहे हो, राइट, पूरा का पूरा सेंटेंस समझने की जरूरत तब तक जरूरत नहीं है जब तक आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करोगे। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे, तो फिर आपको ये सारा का सारा समझने की ज़रूरत है। डोंट वरी, वो भी समझेंगे और वो भी जानेंगे, पर अभी हमारी जो चिंता है वो ये है कि हमारे अंदर की फियर, राइट, हमारे अंदर के शेम और हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को एक करना है, ताकि हम फोकस करें कि हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, राइट। इस बात को भूल जाएं कि इसमें कोई टेक्निकलिटीज़ होती है, इसमें कोई ग्रामर होता है, इसमें कोई व्याकरण होता है। इन चीज़ों को भूल करके सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि हमको एक्सप्रेस कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, आखिरी बात, ये जो ओथ है, ये ओथ आपको लेनी होगी, राइट। स्क्रीन को पॉज कीजिए, ये इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे नाम की जगह आप अपना नाम यूज़ कीजिए। और ये पूरी की पूरी जो कसम है, ये जो शपथ है, ये आप लोग लीजिए, तभी आप लोग सीख पाएंगे। असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स सारी चीज़ें मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ।
सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि ये सेशन आपको काम आएगा। राइट, सेशन के प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस सेशंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा और आई होप यू विल एंजॉय लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।